नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है विद्रोही एवं राज। वैसे आपको पता है कि पुरानी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 11 दे रखा है, लेकिन नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 10 हमारा रहने वाला है। इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से 1857 के विद्रोह की पूरी कहानी जो है उसका वर्णन करने वाले हैं। एनिमेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये वन शॉट रिवीजन वीडियो रहेगा, है ना। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझ ले। तो चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ में और एक एक करके सभी टॉपिक्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझना शुरू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। चैप्टर का नाम है विद्रोही एवं राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि 1857 में भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। इसकी शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ छावनी से, है ना। छावनी एक ऐसा जगह जहाँ पे सिपाही लोग तैनात रहते हैं, है ना, सिपाही रहते हैं, उसको हम छावनी बोलते हैं। तो मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। विद्रोह की शुरुआत जो है वो पैदल सैनिकों ने किया था और बाद में फिर जो हमारे घुड़सवार जो फौजी थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। मतलब पैदल सैनिकों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। शहर और आसपास के लोग सिपाही से जुड़ गए थे, मतलब आसपास के और लोग भी जो आम लोग थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हुए। सिपाहियों ने सबसे पहले सशस्त्र गाह पे कब्जा किया क्योंकि उनको हथियार और गोले बारूद चाहिए थे, तो सबसे पहले सशस्त्र गाह पे कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया, उनके बंगलों को, उनके सामानों को, है ना, तहस नहस करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने, इन सभी को लूट लिया गया। ठीक है, अब देखिए शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ की जो लाइन थी उसको भी काट दी गई। ठीक है, अब देखिए अब आधी रात को ही क्या होता है, सिपाहियों का एक जत्था निकल जाता है दिल्ली। 11 मई को ये जत्था पहुंच जाता है दिल्ली में। जत्था मतलब समझ ना, एक ग्रुप, है ना, दिल्ली पहुंचा। अब दिल्ली में भाई उनको एक लीडर की ज़रूरत थी, आप सभी को पता है। तो दिल्ली में हमारे जो बहादुर शाह जफर थे, उस समय मुगल बादशाह थे। लाल किला पहुंच जाते हैं बहुत सारे सिपाही और वो बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि भाई जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या करवा रहे हैं हमसे, ज़बरदस्ती कारतूस युक्त जो मतलब गाय और सुअर की चर्बी से के लेप से बना जो कारतूस है वो दांत से खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने विद्रोह किया है, आप हमारे विद्रोह का नेतृत्व करो क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम सबका धर्म भ्रष्ट हो जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर जो है वो सिपाहियों के दबाव में आके इसका नेतृत्व कर लेते हैं और इसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं इस विद्रोह को। और इस विद्रोह को अब बहादुर शाह जफर की तरफ से चलाया जा रहा था। ठीक है, अगला टॉपिक आप देखेंगे विद्रोह का दर्रा। यहाँ पे हम सैन्य विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है उसकी हम बात करेंगे। देखिए सैन्य विद्रोह की शुरुआत तो सिपाहियों ने किसी न किसी संकेत के द्वारा अपनी कार्यवाही शुरू की। सिपाहियों ने संकेत के माध्यम से अपने बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। कहीं कहीं शाम के समय तोप के गोले दागे गए, कहीं कहीं बिगुल बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया कि भाई विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। बिगुल आप लोग समझते होंगे, जैसे कि आप रामायण महाभारत देखते होंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, युद्ध शुरू होने से पहले बजता है बिगुल, है ना। तो इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड्स, जो भी सारे रिकॉर्ड्स थे उसको जला दिए। हिंदू मुसलमान सब लोगों ने एकजुट कर फिरंगी राज का सफाया करने का जिम्मा उठाया और हिंदी, उर्दू, फारसी में बहुत सारी अपीलें, बहुत सारे घोषणा पत्र जारी किए गए थे। विद्रोह में आम लोग भी शामिल हुए। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहर जो है वहाँ पे जो भी जितने भी साहूकार थे, जो अमीर लोग थे, है ना, उनके ऊपर हमले किए गए क्योंकि ये साहूकार, ये जमींदार, यही अंग्रेज से ज़्यादा शोषण भारतीय लोगों का कौन कर रहे थे, जमींदार ही करते थे, ये साहूकार लोग ही करते थे, है ना। इसीलिए इनके घरों को पर हमला किया गया, इनके ऊपर कार्यवाही की गई। ठीक है, संचार के माध्यम मतलब कि सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हुआ, विद्रोहियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता था उसके बारे में इस टॉपिक में समझाया गया है। तो विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। उस समय सूचनाओं का आदान प्रदान तेज गति से एक सैनिक छावनी से दूसरे सैनिक छावनी के बीच में हो रहा था, है ना। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अपनी सूचनाओं को लेके उसको मतलब फैला रहे थे तेजी से। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सिपाहियों पर था। हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी और वहाँ पे मतलब जो भी विचार विमर्श है वो होता था, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस विद्रोह को के कर्ता धर्ता कौन थे,
पूरी तरीके से सिपाही ही थे जो कि इस विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे, सारे फैसले वही ले रहे थे, है ना। नेता और अनुयायी वाला टॉपिक आ जाता है हमारा। तो आप सभी को पता है कि भाई अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर्स जो थी इस विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कि बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से थे, कानपुर से आपके नाना साहिब चुने गए थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार के आरा से हमारे कुंवर सिंह जो थे, लखनऊ से ब्रिजेश कद्र, ये सारे नाम याद रखना भाई, पूछा जाता है पेपर में। उत्तर के बरौत परगने में आप देखेंगे तो शाहमल था, छोटा नागपुर में जो शिम्बू आदिवासी थे उनको गोनू ने एकत्रित किया था, ठीक। इसके अलावा एक और नाम आता है मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि बहुत ही फेमस रहे, ठीक है, उस समय। और इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मतलब हाथी पे सवार हो जाते थे या डोली पे सवार होकर कहीं भी निकलते थे तो पीछे डंका बजता हुआ चलता था और वो लोगों को विद्रोह में शामिल होने के लिए कहते थे, इसीलिए इनको डंका शाह की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डेट ये जो डाटा जो है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 20 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे 22 है। 22वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता चुना था, ठीक है। मतलब जो ये सैनिकों का ये जो जत्था था 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, उन्होंने डंका शाह जिनको हम बोलते हैं अहमदुल्ला शाह जी को अपना लीडर चुना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। तो आप सभी को पता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? अफवाहों और भविष्यवाणियों का था। बहुत सारी अफवाहें थी, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ थी, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को पता है कारतूस वाली घटना थी, जिसमें ये अफवाह थी कि जो एनफील्ड राइफल मंगाई गई है ना, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का इस्तेमाल हो रहा है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म क्या हो जाने वाला है? भ्रष्ट हो जाने वाला है। इसके अलावा एक और अफवाह ये थी कि भाई अंग्रेजों ने जो बाजार में जो आटा बेच रहे हैं, अंग्रेज लोग बिकवा रहे हैं, उसमें गाय और सूअर की हड्डी का चूरा मिला दिया गया है। इससे भी हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म क्या हो जाने वाला था? भ्रष्ट हो जाने वाला था। इसके अलावा प्लासी के जंग, ये भविष्यवाणी थी, एक भविष्यवाणी की गई थी कि प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद यानी कि 23 जून 1857 को भारत हो जाएगा आज़ाद, अंग्रेजों का जो राज है वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इसके कुछ साल मतलब कुछ दिन पहले ही 23 जून 1857 से कुछ दिन पहले ही यानी कि 10 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह शुरू किया, क्योंकि लगा कि भाई हाँ अगर हम विद्रोह कर देंगे तो सही में 23 जून 1857 तक हमारा देश जो है आज़ाद हो जाएगा, है ना। एक चपाती बांटने वाली रिपोर्ट जो थी उसके बारे में आप कह सकते हैं कि रात में एक आदमी गांव के चौकीदार को एक चपाती देता था, 5 चपाती बनाकर फिर आगे गांव में पहुंचाने का निर्देश देता था। ऐसे इसका मतलब जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ही ऐसा किया जा रहा होगा, ठीक है। तो अफवाहें और भविष्यवाणियों के बारे में हो गया। आगे हम बात करते हैं लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे। अब भैया किसी के बारे में कोई अफवाह फैलाई गई है तो उसमें आप तुरंत विश्वास तो करोगे नहीं, आंख बंद के विश्वास तो कर लोगे नहीं, है ना। विश्वास करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। और आप अफवाहों में विश्वास तभी करते हो जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये इंसान या ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, आपको लगेगा, तभी कोई अफवाह उसके बारे में फैलाया जाएगा, कोई गलत बात भी उसके बारे में बताई जाएगी तो विश्वास कर लोगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी। वो सच्ची घटना नहीं थी, लेकिन अफवाहों में भी लोग विश्वास कर लेते थे और उसको सच्ची घटना मान लेते थे। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह से पहले यानी कि 1820 के दशक से ही भारतीय समाज को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी। उन नीतियों की वजह से लोग अफवाहों में विश्वास कर ले रहे थे। जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटे उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी कदम उठाए, जैसे कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया, पश्चिमी विचारों का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, पश्चिमी संस्थान खुलवा दिए, स्कूल कॉलेज, है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना करवा दी, जहाँ पे पश्चिमी विज्ञान के बारे में, पश्चिमी विचारों के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता था और इससे भारतीय लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, इससे भी भारतीय लोग नाराज़ थे। विधवा विवाह को मंजूरी दे दी थी भाई, ये भी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ था ये कहीं ना कहीं। दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया था और झांसी और सतारा जैसे जो रियासतें थी उसको कब्जे में ले लिया था। दत्तकता का मतलब ये था कि अगर किसी राजा का सगा पुत्र नहीं है तो राजा किसी दूसरे को अपना गोद लेके अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, और इस सूरत में क्या होगा कि उस राज्य पे अंग्रेजी सरकार जो है हुकूमत कर लेगी, कब्जा कर लेगी उस पर। तो झांसी और सतारा का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए झांसी और सतारा जैसे इलाके को उन्होंने अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था दत्तकता को अवैध घोषित करके। तो इस कारण भी वहाँ के जो दत्तकता को अवैध घोषित किया गया, इस वजह से भी बहुत सारे लोग नाराज थे इनसे, ठीक है, अंग्रेजों से। तो
ये ऐसे रीजन थे जिससे कि लोग अफवाहों में विश्वास कर लेते थे। अगला टॉपिक आता है अवध में विद्रोह। आप सभी को पता है कि सबसे विद्रोह का जो सबसे व्यापक रूप देखने को मिलता है वो अवध में ही देखने को मिलता है ना। अब अवध के बारे में देखो, 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उन्होंने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा, यानी कि अवध जो है वो खुद पे खुद हमारे साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनेगा। और 1856 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, इस पर कब्जा कर लिया जाता है। उससे पहले काफ़ी साल पहले 1801 में इस पर सहायक संधि हो पाया जाता है, ठीक है। और इस संधि के तहत आपको पता है कि जो नवाब है अपनी सेना खत्म कर देंगे, है ना। उनके राज्य में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ों को तैनात किया जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से शक्तिहीन हो गए राजा, और इस वजह से वहाँ पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का। और अवध की जो ज़मीन थी वो नील की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, और उत्तर भारत के प्रमुख बाजार के रूप में भी इसको विकसित किया जा सकता था। इसलिए अंग्रेजों की दिलचस्पी अवध में बहुत ही ज़्यादा थी, है ना। अब देखो सहायक संधि के बारे में यहाँ और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि भाई ये जो सहायक संधि है, ये सहायक संधि को तैयार किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में, ठीक है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें बता रखी है, जैसे कि अंग्रेज अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, यानी कि जो भी सहायक संधि को फॉलो करेगा, मानेगा, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देगा, उस राजा की रक्षा अंग्रेज हर तरीके से करेंगे, है ना। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी रक्षा के लिए, भाई ये जरूरी है। सहयोगी पक्ष को इन टुकड़ियों के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। अब सहयोगी पक्ष यानी कि जो राजा जो सहायक संधि को पे हस्ताक्षर किया है वो क्या करेगा, इस मतलब टुकड़ी के रख रखाव की पूरी व्यवस्था करेगा। सहयोगी पक्ष यानी कि राजा ना तो किसी शासक से कोई संधि कर सकता है, ना अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध लड़ सकता है। तो ये सारे पावर अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से छीन लिया था। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई गली कोई चौराहा ऐसा नहीं था जहाँ अरे यार भावनाओं में बह गया मैं, पहले टॉपिक तो समझा दो। देखो टॉपिक है देश से जान जा चुकी थी, तो इसमें नवाब वाजिद अली शाह के बारे में बता रखा है, जो कि अवध के ही नवाब थे, है ना, लखनऊ के नवाब थे, क्योंकि अवध की राजधानी थी लखनऊ, वहाँ के नवाब थे। और इनको कलकत्ता भेज दिया गया था। इनके ऊपर लगा दिया अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप, ठीक है। क्या लगा दिया, कुप्रशासन का आरोप लगा दिया कि भाई ये शासन को चला नहीं पा रहे हैं, लोगों में लोकप्रिय नहीं है ये, ऐसा आरोप लगाया अंग्रेजों ने और उनको भेज दिया कलकत्ता। लेकिन वास्तव में नवाब वाजिद अली साहब बहुत अच्छे राजा थे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, है ना। लोग दिल से उनको चाहते थे। जब वो अपनी लखनऊ को छोड़ के जा रहे थे तो लोग रोते हुए उनके पीछे पीछे कानपुर तक आए थे, ठीक है। अब कहीं भी किसी भी नवाब को सत्ता से हटाया जाता था तो वहाँ के नागरिकों के उस ऊपर, वहाँ की संस्कृति के ऊपर पूरा बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। वहाँ की संस्कृति खत्म हो जाती थी। संगीतकार, नृतकों, कवियों, कारीगरों, है ना, नौकर, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उन सब की रोजी रोटी खत्म हो जाती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे एक नई प्रशासन व्यवस्था अब लागू होगी, सारी चीज़ों को नए तरीके से गठित किया जाएगा। इस वजह से भाई सबकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती थी। आगे हम बात करते हैं फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। यहाँ पे फिरंगी राज के आने के बाद अवध में जो राजकुमार थे, ताल्लुकदार थे, किसान थे, सिपाही थे, इन सब की ज़िंदगी बदल गई, है ना। ये इन सब की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। देखो सबसे पहले हम ताल्लुकदारों से शुरू करते हैं। ताल्लुकदार या फिर इनको आप ज़मींदार भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ज़मींदारों का एक रूप है, इनके पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन वगैरह होती थी। तो ताल्लुकदार ही क्या मतलब ज़मींदार एक तरीके से होते थे। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले भाई ताल्लुकदार बहुत पावरफुल थे। इनके पास हथियारबंद सिपाही थे, इनके अपने किले होते थे। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे ताल्लुकदारों के पास 200 तक पैदल सिपाही हुआ करते थे। और अधिकांश के अधिग्रहण के तुरंत बाद अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों की सेना भंग कर दिया। मतलब ताल्लुकदार अब अपनी सेना अपने पास नहीं रख सकते थे, उनके किले ध्वस्त कर दिए गए, है ना। और उनकी ज़मीनें जो है उस पर हथियार एक तरीके से अधिकार जता लिया गया। जैसे कि 1856 में अंग्रेजों ने एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया था। एक मुश्त बंदोबस्त का मेन पर्पस ये था कि उन्होंने बोला कि एक मुश्त बंदोबस्त लागू करके हम क्या करेंगे, ताल्लुकदारों से ज़मीन को छीन लेंगे, क्योंकि ताल्लुकदार जो है बिचौलिए है, बिचौलिए यानी कि बीच की भूमिका निभाने वाले। ज़मीनें जो है उनकी नहीं है। उन्होंने क्या किया, किसानों से धोखाधड़ी करके इस ज़मीनों को हड़प लिया है। अंग्रेज़ों ने ये बात कही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बात कही कि ताल्लुकदारों की जो ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनें नहीं है। उन्होंने क्या किया, किसानों की ज़मीनों को हड़प लिया है गलत तरीके से, धोखाधड़ी से। अब हम क्या करेंगे, एक मुश्त बंदोबस्त लागू करेंगे, सारी ज़मीनें ताल्लुकदारों से ले लेंगे और किसको दे देंगे, किसानों को। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं।
अब ज़मीन पे अंग्रेज़ों का अधिकार रहा और किसानों से और ज़्यादा टैक्स लिया जाने लग गया और किसानों की जो ज़िंदगी थी वो और ज़्यादा बद से बदतर हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे पूरे बता रखा है। देखो, ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा क्या हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है। एक सामाजिक व्यवस्था जो कि ताल्लुकदारों और किसानों के बीच में बनी हुई थी, अब ताल्लुकदार कमज़ोर हो चुके हैं तो पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो भंग हो गई। क्योंकि ताल्लुकदार और किसानों के बीच के अगर रिश्ते की बात करें तो अंग्रेज़ों से पहले ताल्लुकदार ही किसानों का शोषण करते थे। जनता की नज़र में, मतलब शोषण तो करते थे लेकिन जनता की नज़र में बहुत से ताल्लुकदार दयालु थे, अच्छे थे, बुरे वक्त में किसानों की मदद कर देते थे, ठीक है। और कभी ज़रूरत पड़ गई तो भाई पैसे वैसे भी उधार दे दिए। लेकिन अंग्रेज़ी राज के आने से किसानों को अब राजस्व में कोई भी ढील नहीं मिल पाता था। फसल खराब हो, अच्छा हो, है ना, हर हालत में उनको टैक्स की जो रकम थी वो देनी पड़ती थी। तो इस वजह से जो एक सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई थी ताल्लुकदार और किसानों के बीच में, वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई थी। अब जरा सिपाहियों की ही बात कर लेते हैं हम। सिपाही की क्या हालत थी? तो 1857 के विद्रोह में सिपाही भी शामिल हुए, ये सैन्य विद्रोही था। तो 1820 के दशक तक आप बात करोगे तो सिपाही, जो ब्रिटिश सिपाही थे ना, ब्रिटिश सिपाही में दो प्रकार के सिपाही होते थे। एक तो भारतीय मूल के ही होते थे, है ना, जो कि इंडिया के ही थे अपने, और दूसरे हमारे ब्रिटेन के थे, ठीक है। ब्रिटिश मूल के जो सिपाही थे, दो तरीके के सिपाही थे। 1820 तक इनके संबंध, भारतीय मूल के सिपाही और ब्रिटिश मूल के जो सिपाही थे उनके बीच के संबंध बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वो दोनों मिलकर आपस में मौज मस्ती करते थे, साथ में मल्लयुद्ध करते थे, तलवारबाजी करते थे, साथ में शिकार पे जाते थे। बहुत सारे अंग्रेज हिंदी में बातचीत करते थे, हिंदी भाषा बोलते थे और भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में जानते थे। भाईचारे की भावना थी, दोस्ताना पूर्वक व्यवहार करते थे। लेकिन 1840 आते आते तक ये संबंध बदलते चले गए। अफसरों में श्रेष्ठता की भावना पैदा होने लगी। भारतीय सिपाहियों को कमतर नस्ल का समझने लग गए, है ना। वह उनकी भावनाओं का जरा भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज, शारीरिक हिंसा तो आम बात हो गई थी। छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज हो जाती थी। सिपाही और आम अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले लिया, है ना। और आप सभी को पता है कारतूस वाली घटना ने कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया और इससे फिर सैन्य विद्रोह की शुरुआत हुई। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश सिपाही में भारत के जो सिपाही कहीं से थे तो अवध से थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। पौधशाला इसलिए क्योंकि बंगाल आर्मी में ज़्यादातर सिपाही कहाँ से थे? अवध से ही थे, ठीक है। तो ये है। अगला टॉपिक आता है विद्रोही क्या चाहते थे। देखो, विद्रोही क्या चाहते थे तो एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा, अलग अलग वर्गों के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि किसान चाहेगा, किसान ने अगर विद्रोह किया है तो चाहेगा कि कर में छूट मिल जाए, है ना। सिपाहियों ने विद्रोह किया है तो भाई वो चाहेंगे कि उनको समय पर छुट्टी मिले, उनको सही वेतन मिले, है ना। अगर ताल्लुकदारों ने विद्रोह किया है तो उनकी चाहत यही होगी कि भाई उनकी ज़मीनें उनको लौटा दी जाए, उनके पावर को उनको वापस कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। यहाँ पे कोई खास चीज़ें इसमें नहीं बता रखा है, 4-5 पॉइंट लिखा है लेकिन कोई खास चीज़ें नहीं है इसमें। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। आता है पूरे 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि विद्रोह के दौरान एकता की स्थापना कैसे की गई। 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें एकता की स्थापना कैसे की गई। देखिए, एकता की स्थापना करने के लिए जारी किए जाते थे घोषणा पत्र। क्या जारी किए जाते थे? घोषणा पत्र। अब जो घोषणा पत्र विद्रोहियों ने जारी किए उसमें सभी लोगों को कहा कि तुम सब भाई बिना जाति बिना धर्म के भेद किए सब इस विद्रोह में शामिल हो जाओ, कोई भेदभाव नहीं होगा जाति धर्म के आधार पर। बहुत सारे घोषणा पत्र भाई मुस्लिम राजकुमारों और नवाबों ने जारी किए, लेकिन इन घोषणा पत्रों में हिंदुओं की भावनाओं का बड़ा ध्यान रखा जाता था भाई। कोई ऐसे शब्द नहीं लिखे गए जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश करने की कोशिश की गई जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर होने वाला था, ठीक है। देखो, बहादुर शाह के तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें मोहम्मद और महावीर की दुहाई देते हुए लोगों को इस विद्रोह में शामिल होने की गुजारिश की गई। मोहम्मद यानी कि पैगंबर मोहम्मद की दुहाई दी गई। महावीर यानी कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं हनुमान जी को भी महावीर कहा जाता है ना, या फिर महावीर जैन, उनका भी नाम, उनको भी कई बार महावीर कह दिया जाता है शॉर्ट में। तो इनकी दुहाई देते हुए लोगों को कहा गया कि आप सभी इस विद्रोह में शामिल होइए, है ना। देखो, अंग्रेजों आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच
दरार पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कई कोशिशें की। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बरेली है, बरेली में हिंदू और मुसलमानों को भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए, लेकिन उनकी ये कोशिश क्या रही, नाकामयाब रही। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख देना। आगे अगला टॉपिक आता है उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। जो 1857 का विद्रोह था वो पूरी तरीके से जो उत्पीड़न हुआ था, है ना, जो भारतीय समाज का उत्पीड़न हुआ था उसके खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक है, तो इन घोषणा पत्रों में फिरंगी राज से संबंधित हर चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा था। मतलब कि विद्रोही राज को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात घोषणा पत्रों में की जाती थी। अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भरोसा करने के लायक नहीं है ना। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा गया। विद्रोही घोषणा पत्र इस डर को बताती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग अफवाहों पर भरोसा कर लेते थे। ठीक है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि भाई वो इकट्ठा हो और अपने धर्म, जाति, इज्जत, इसकी रक्षा के लिए वो लड़े, है ना। अगला टॉपिक है वैकल्पिक सत्ता की तलाश। देखो अंग्रेज, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो ये विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, उसके कर्ता धर्ता खुद सिपाही थे। सिपाही ही इसको लीड कर रहे थे, इसको चला रहे थे, इसको आगे बढ़ा रहे थे। इसके लिए जो भी पैसे चाहिए थी उसको इकट्ठा कर रहे थे, है ना। तो इसमें पॉइंट्स आप क्या बताएंगे। देखिए, ब्रिटिश सरकार ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने की कोशिश की। मतलब कि यहाँ पे जब ब्रिटिश राज खत्म हो गया 1857 के विद्रोह के दौरान, तो सिपाहियों ने ही कोशिश किया कि भाई एक शासन व्यवस्था की भी एक संरचना तैयार किया जाए जिससे कि हम आंदोलन को आगे बढ़ा सके। विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। जो विद्रोही नेता जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले की जो दुनिया है उसको हम दोबारा से स्थापित कर सके। उन्होंने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, अलग अलग पदों पर नियुक्तियाँ की उन्होंने, है ना। अलग अलग पद पे लोगों को नियुक्त किया गया। भू राजस्व वसूली और सैनिकों को वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया कि सारे सैनिकों को क्या मिल सके, वेतन मिल सके। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई जा रही थी। इसी के साथ साथ विद्रोही द्वारा स्थापित शासन संरचना का पहला उद्देश्य युद्ध की जरूरत को पूरा करना था। जो ये जो शासन की संरचना बनाई गई थी उसका मेन पर्पस क्या था, युद्ध की जरूरतों को पूरा करना। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह सबसे लंबा चला था, ये बात आप सभी को मालूम है। अब अगला टॉपिक आता है दमन। इस विद्रोह का दमन कैसे किया गया। दमन करने से मेरा मतलब ये है कि इस विद्रोह को खत्म कैसे किया गया। तो आप सभी को पता है कि भाई 1857 के विद्रोह को कुचलना वैसे आसान तो नहीं था अंग्रेजों के लिए, लेकिन उन्होंने कई कदम उठाए जिससे कि इस विद्रोह को खत्म कर सके। सबसे पहले तो भाई उन्होंने पूरे उत्तर भारत में लगा दिया मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ यानी कि जो छोटे मोटे जो सिपाही, जो ब्रिटिश सिपाही अफसर थे या फिर जो आम ब्रिटिश नागरिक थे, उनको भी अधिकार दे दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति विद्रोह में शामिल होया पाया गया, शक भी हो गया उसके ऊपर, तो उसके लिए एक ही सज़ा होगी, सजाए मौत, है ना। इसमें क्या था, सजाए मौत का प्रावधान किया गया था। इसी के साथ साथ ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियों को मंगवाई गई ताकि इस विद्रोह को कुचला जा सके, है ना। उसी के साथ अगर आप दिल्ली पे देखेंगे, दिल्ली पर दो तरफा हमला किया गया ताकि दिल्ली को मुक्त कराया जाए। एक हमला कलकत्ता की तरफ से, दूसरा हमला पंजाब की तरफ से। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन सितंबर में जाकर ही वो दिल्ली पर कब्जा कर पाए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि भाई उन्होंने कूटनीति का भी बहुत प्रयोग किया। कूटनीति में उन्होंने क्या किया, जमींदार जो थी, जमींदारों को लालच दिया। भाई जो हमारे जमींदार थे उनको ये लालच दिया गया कि भाई तुम सब हमें इस विद्रोह को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी ज़मीनें वापस दे देंगे। बहुत सारे ज़मींदारों ने मना कर दिया भाई कि भाई हम नहीं देंगे आपका साथ। तो जिन्होंने साथ दिया उनको इनाम दिया गया, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। बहुत सारे जो ज़मींदार थे लड़ते लड़ते मारे गए, बहुत सारे नेपाल भाग गए, वहाँ पे भी वो भूख प्यास के कारण अपना दम तोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से विद्रोह का दमन किया गया था। अगला टॉपिक आता है विद्रोह की छवियाँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। चित्र से क्या पता चलता है, बहुत सारी छवियाँ बनाई गई थी, चित्र बनाए गए थे, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा चित्र था उसमें रक्षकों का अभिनंदन किया गया है। इसमें जो चित्र है 1859 में बनाया गया था थॉमस जॉन्स वॉकर द्वारा, और थॉमस जॉन्स वॉकर द्वारा
ठीक है। थॉमस जॉन्स वर्कर ने बनाया था रिलीफ ऑफ लखनऊ। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है वो पूरी तरीके से जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाला था, तो लखनऊ के कमिश्नर जो थे उस समय हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और एक सुरक्षित रेजिडेंस में उन्होंने क्या किया, पनाह ले ली। ठीक है। 25 सितंबर को जेम्स ऑटमन और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे और उन्होंने विद्रोहियों को मार डाला। ठीक है, विद्रोहियों को मारा। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिंग कैम्पबेल वहां पहुंचे, अपनी सेना लेके पहुंचे और ब्रिटिश जो सेना है उसकी रक्षा की, है ना। उन्होंने जो भी मुसीबत में फंसे हुए जो थे सारे सिपाही, जो ब्रिटिश सिपाही, उनको बचाया। तो इस तरीके से इसमें जो रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला जो चित्र है उसमें अगर कोई ब्रिटिश कमांडर, ब्रिटिश सिपाही किसी दूसरे को बचाता था तो उसका अभिनंदन किया जाता था, उसका स्वागत किया जाता था, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ की जाती थी। उसी का वर्णन ये चित्र करता है। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। ठीक है। मैं भी चाहूँगा, थोड़ा सा अभी बाहर काम भी चल रहा है तो इस वजह से मैं पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर। तो जो हमारा अगला हेडिंग है आप देखेंगे अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। तो कुछ ऐसे चित्र जैसे कि यहाँ पे औरतें, बच्चों को दिखाया गया है, उनके ऊपर जो हिंसाएं हुई है उसके बारे में बताता है। जैसे कि एक चित्र बनाया है जोसेफ नोएल पेंटन ने, है ना, जिसका नाम है इन मेमोरियम। ठीक है। इस चित्र में आप देखेंगे कि औरतें हैं, बच्चे हैं, जिनको विद्रोहियों ने घेर रखा है चारों तरफ से। ये औरतें मासूम, लाचार है और वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रही है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर दिखाया गया है, लेकिन कई चित्रों में औरतों को दूसरे तेवर में भी दिखाया गया है। मतलब एक ऐसा चित्र है जिसमें औरत को एक तरीके से वीरता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। मिस व्हीलर के माध्यम से, मिस व्हीलर का जो चित्र है उसके माध्यम से मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है, मतलब विद्रोहियों के बीच में खड़ी है। वो अकेले ही विद्रोहियों को मारती हुई अपनी इज्जत की रक्षा कर रही है। तो यहाँ पे दूसरे तेवर में महिला को दिखाया गया है। प्रतिशोध और सबक। तो आप सभी को पता है कि जैसे भारत में जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा था, तो इस बात का पता जब ब्रिटेन में लोगों को लगता है तो वो भारतीय पुरुषों को, भारतीय लोगों को सबक सिखाने की बात करते हैं। तो एक चित्र है जिसे मतलब महिला को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है कहीं ना कहीं, और एक हाथ में उसने तलवार ले रखा है, दूसरे हाथ में ढाल ले रखा है, और उसके ऊपर मतलब चेहरे पे भयानक गुस्सा है, बदला लेने की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सिपाही जो मतलब वो क्या कर रही है, विद्रोहियों से मतलब डट के मुकाबला कर रही है, इस तरीके से दिखाया गया है। अगला हमारा हेडिंग आता है दहशत का प्रदर्शन। देखो भाई, अंग्रेजों ने दहशत का प्रदर्शन करने के लिए, मतलब ऐसा दहशत का प्रदर्शन किया जाए कि भाई कोई व्यक्ति विद्रोह में शामिल होने का नाम ना ले, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए थे। जैसे कि लोगों को, जो विद्रोही होते थे, उनको तोप के मुंह के आगे बांध कर उड़ा देते थे, या फिर उनको चौराहे पे फांसी पे लटका देते थे। तो इस तरीके से भी चित्र हमें बने हुए मिले हैं। दया के लिए कोई जगह नहीं। अगर विद्रोहियों के ऊपर कोई दया दिखाने की बात करता था तो उसके बात को पूरी तरीके से नकार दिया जाता था। जैसे कि जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि भाई हमें विद्रोहियों के साथ थोड़ा सा मतलब दयापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था। ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ा था। ठीक है। अगला हमारा हेडिंग आता है राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। अब कुछ चित्र जो थे वो भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। जैसे कि उसमें आपने झांसी वाली रानी के चित्र की बात आपने की, हम कर सकते हैं इसमें उनके चित्र की बात कर सकते हैं, जिसमें वो घोड़े पर सवार होकर पीठ के पीछे अपने बच्चे को बांध रखा है और एक हाथ में तलवार ले रखा है और फिर विद्रोहियों का सफाया कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करते थे ऐसे चित्र, है ना। अब एक कविता भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और ये भी, ऐसी कविताएं भी राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती थी। ठीक है। तो ये सारे चित्र है जिसके बारे में आपको करके जाना है। चित्रों वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। ये वन शॉट रिविजन था। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,